कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी हुई थी और हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से अलग अलग जीव जो होते हैं, आखिर रिप्रोडक्शन में मेरा ज्यादातर डिस्कशन का पॉइंट ये था कि आखिर आपको रिप्रोडक्शन पहले अध्याय में या पहले चैप्टर में जोड़ा गया हुआ है तो उसका कारण क्या होता है। और दूसरी चीज है कि कोई भी रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो इस पे भी हम लोगों ने ध्यान दिया कि किस तरीके से कोई भी जीव, जिसका कल हम लोगों ने एक बहुत बड़े पैमाने पे देखा कि आपके पास अगर कौवा है या तोता है, ठीक है, साइज जो होता है, आकार जो होता है किसी भी जीव का, वो उनकी उम्र को डिसाइड नहीं करता है। जैसे कौवा और तोता, ठीक है, दोनों ही मैं सामने में लिख देता हूं। तो हम लोगों ने कल ये देखा कि कौवा की उम्र जहां 14 से 15 साल थी, तोता लगभग लगभग 140 साल जिंदा रहता है। जबकि दोनों का साइज जो है वो देखने में नहीं, बल्कि मैं अगर कहूँ आकार जो है वो दोनों का एक ही जैसा है। तब भी इन दोनों की उम्र में बहुत का अंतर होता है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो कछुआ 230 साल हैं और ये हैं और वो है। तो हम लोगों ने कल ये चीज देखा कि किस तरीके से जनन की क्रिया जो होती है, वो एक पृथ्वी जो लाखों साल पुरानी है, उसके बावजूद हमारे पास जो जीव हैं वो धरती पे और पृथ्वी पे लगातार जन्म ले रहे होते हैं। और उन्होंने एक जीवन का जो ये है, कंटिन्यूटी है, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है कि अभी भी जीव इतने पुराने होने के बावजूद और कम उम्र, धरती के उम्र के हिसाब से जीवों का जो उम्र होता है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये जीव अभी तक धरती पे चरण कर रहे हैं या घूम रहे हैं या रोम अराउंड कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप जनन को देखें तो कल का हमारा डिस्कशन था जो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा था कि जनन की जो प्रक्रिया है ये हर जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। अब इसमें दो प्रक्रिया थी, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होते हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई भी मेल और फीमेल नहीं होता है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉर्मली अपने शरीर से ही अपनी संतति को तैयार करते हैं या जन्म देने का काम करते हैं। इसमें किसी भी तरह का युग्मक जो होते हैं, किसी भी तरह के युग्मक जो हैं ये शामिल नहीं हुए होते हैं। सर ये लेसन कट हो गया है सिलेबस से। मैं सिलेबस का पार्ट के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके क्लास शुरू होने के पहले मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, मेरे पास सीबीएसई का या फिर इसके बोर्ड का मेरे पास में सिलेबस आया हुआ था। तो मुझे कोई भी सिलेबस का पार्ट को छोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है रेहान, वेरी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आप ये याद करा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये क्या है ना कि नीट के एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक्स जो हैं, ये नीट और मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। ये आपके सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में। रेहान, अच्छा साहिला फातिमा, अगर हो सके साहिला तो फातिमा, अगर अब याद आ गया, अगर फातिमा हो सके तो उसको रीनेम कर लेना अपने आप को। ठीक है, तो फातिमा, ये कोई भी टॉपिक जो है ना वो नीट इंट्रेंस एग्जामिनेशन से नहीं हटाया गया है। और मैं ये चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके डिस्कशन हो रहे हैं उसमें न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी हो सके, बल्कि आपके साथ साथ में मेडिकल की भी आपकी तैयारी साथ में चले। ठीक है, तो सेम डिस्कशन पे मैं कोई भी चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि हर अध्याय खत्म होने के बाद में जब हम लोग नीट के क्वेश्चन को या आपको क्वेश्चंस को, सीबीएसई के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, ठीक है, एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट को जिसमें आपको 40-40 सवाल जो हैं हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्लूप्रिंट वगैरह को सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कक्षा में जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इससे बाहर से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। लगभग 10% सवाल जो होते हैं वो पेचीदा होते हैं, इसके अलावा कोई भी सवाल आपको बाहर से नहीं पूछा गया है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ये कर दूं, सिलेबस से हटाया गया है मुझे मालूम है। मैंने जो एकेडमिक हेड है उनसे मैंने पूछा था कि क्या कन्फाइंड सिलेबस को ही सिर्फ पढ़ाना है या फिर पूरे सिलेबस को पढ़ाना है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कन्फाइंड सिलेबस को पढ़ाते हैं तो नीट के प्रिपरेशन से बच्चे फिर छूट जाएंगे। इसलिए आप अपने तरफ से ये रखिए कि आप पूरा 100% सिलेबस को पढ़ाइए। ठीक है, उसमें से जो चैप्टर आपके 12वीं में इंक्लूड किया गया है आप उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिएगा। जिन बच्चों को मेडिकल का तैयारी करना है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे कम से कम एक बार तो मेडिकल एग्जामिनेशन आप देंगे ही, तो फातिमा आप उसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज फिर उस वक्त होगा कि सर ये तो चीज छोड़ दी है तो नीट में पूछा जाना है। अगर हम पढ़ते चले जा रहे हैं सब चीज को तो आसान है, अगर छोड़ के पढ़ रहे हैं और अंत में आपको लगेगा कि जा ये चीजें तो हमने छोड़ दी थी और ये नीट में आने वाला है,
तब आप फिर खोजते फिरोगे कि रोहित सर कहाँ गए, उनको फिर से बोलो यार 4-5 चैप्टर जो हटाया गया था वो नीट में नहीं हटाया गया, वहां से सवाल आएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं हम लोग कि लैंगिक जनन क्या होते हैं। तो लैंगिक जनन के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि यह विधि एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस विधि में आपके लैंगिक जनन में केवल एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है, आपको दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे कि हाइड्रा के केस में मैंने कल भी बताया था कि हाइड्रा के केस में होता है कि जो आपके एक ही हाइड्रा है जो आपके अपने संतति को पैदा कर सकता है। ठीक है, मैं इसको चैट वाले को भी बंद कर देता हूँ ताकि पूरे स्क्रीन को मुझे यूज हो सके। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होते हैं, यानी कि एकल एकल जीव से जो संतति उत्पन्न हो रहे होते हैं, उनके उनसे क्या ये होता है, जो भी संतति उत्पन्न होंगे वह न केवल एक दूसरे के समरूप होते हैं, बल्कि जनक के एकदम समान भी होते हैं। समरूप और समान दो तरीके का वर्ड यूज किया गया है। एक का मतलब है कि एक से बनने वाला जो दूसरा दूसरा संतति उत्पन्न हुआ है, वो दोनों ही एक दूसरे से जेनेटिकली, न सिर्फ देखने में बल्कि जेनेटिकली भी एक दूसरे से सेम होते हैं। ठीक है। क्या यह संतति अनुवांशिक रूप से भी, अमीबा, यस यस, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन जो है अमीबा का, हम लोग उसको भी देखेंगे। क्या यह संतति अनुवांशिक रूप से भी एक समान और होते हैं अथवा भिन्न होते हैं? नहीं, अनुवांशिक रूप से भी ये एक समान होते हैं, इनमें भिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है। अकारी की तथा अनुवांशिक रूप से भी एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। थोड़ा सा ये वाला स्लाइड हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मैं एक स्लाइड पहले से स्टार्ट करता हूं ताकि पढ़ाने से आपको थोड़ा सा पहले वाला भी रिकॉल हो जाए। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव में जो अपेक्षाकृत साधारण जीव होते हैं उनमें पाया जा रहा होता है। इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया था। पादप में क्या होता था कि हम लोग पेड़ की टहनी या फूल के टहनी को तोड़ करके और गमला में लगा देते थे, और आप देखते थे कि इसमें किसी भी तरीके का सीड्स को यूज नहीं किया गया, बीज को यूज नहीं किया गया है, उपयोग नहीं किया गया, और ये जो पेड़ हैं वो तब भी आपके गमला में आसानी से उग जा रहे थे। ठीक है। तो जो एकल जीव होते हैं आपके, हाइड्रा हो गए, कई सारे एग्जाम्पल है, अमीबा है, हाइड्रा है, बैक्टीरिया है, या जो अपेक्षाकृत थोड़े साधारण से जीव हैं, ठीक है, उनमें आपके अलैंगिक जनन जो है वो पाए जा रहे होते हैं। प्राजीव तथा एक केंद्रीय जीव एवं मोनेरा, इसको हम लोग ने बताया था कि आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, अल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब हम लोग आगे में देखते चलेंगे। इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार की जनन करने की क्रिया और विधि होती है। इसका क्या मतलब है कि हर वो जीव जिसका पीछे हम लोगों ने उदाहरण देखा है वो समसूत्री कोशिका, ठीक है, जिनमें दो कोशिकाओं का विभाजन हो और वो दो कोशिका बने। ये दोनों कोशिकाएं समसूत्री कहने का मतलब इंग्लिश में कहा कि सेम टू सेम विभाजित होंगे, डिवाइड करेंगे और बिल्कुल सेम टू सेम सेल्स का प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत से एकल कोशिकाएं जीव द्विखंडन विधि, द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन, इंग्लिश में लिखते हैं इसको हम लोग बाइनरी फिजन, द्विखंडन विधि से उत्पन्न होते हैं। द्विखंडन विधि भी साधारण है, वो अपने साइज को बढ़ाएंगे और फिर टूट करके वो दो अलग अलग जीवों में बन जाते हैं और दोनों जीव फिर अलग वयस्क होते हैं। ठीक है, जिसमें एक कोशिकाएं दो भाग में विभक्त हो जाती हैं और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि करता है। यानी एक सेल थे, वो अपने साइज को, कोशिका अपने साइज को बढ़ाते हैं, आकार को बढ़ाते हैं, फिर वो टूट करके दो अलग अलग कोशिकाओं में बन जाते हैं। ठीक है, और फिर ये बहुत तेजी से अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बढ़ेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर टूटेंगे। इसका एग्जाम्पल बताया गया अमीबा तथा पैरामीशियम, इनके दो एग्जाम्पल या दो उदाहरण में से आते हैं। ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ईस्ट सेल की बात करें तो ये दो विभाजन एक समान नहीं होता। एक समान कहने का मतलब ईस्ट जब टूटते हैं तो ये दो तरह के बराबर बराबर कोशिकाओं का उत्पन्न नहीं करते हैं। एक सेकेंड, बडिंग, यस यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे कि नहीं होता है, छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है, बड जैसा उत्पन्न होता है ईस्ट में। ठीक है, छोटा बड बनता है और फिर फाइनली ये छोटा बड जो होता है
उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। छोटी कलिकाएं जो होती हैं, जो बनी होती हैं, वो मेन कलिका से बड़ी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। फिर ये जो अलग हुई हैं, ये एक बड़ी कलिका, फिर ये अपने आकार में वृद्धि करके ये बड़ी कलिकाएं बन जाती हैं, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं, बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। बाद में जाकर के वो एक मैच्योर ईस्ट में ये मैच्योर ईस्ट में डेवलप कर जाते हैं। इसके बाद में आपके पास में कुछ डायग्राम्स मैंने इंक्लूड कर दिया, जिसको जूस्पोर हैं, पेनिसिलियम है, स्पॉन्जेस हैं और हाइड्रा हैं। इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखना शुरू करेंगे कि किसी भी विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादप संकुचित कर लेते हैं। पोडिया, ठीक है, पोडिया या लिम्ब्स कहें, वो उसको संकुचित कर लेते हैं। हो सकता है कि अमीबा जो है वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहे हो, लेकिन जैसे ही विषम परिस्थिति आएगा, ये क्या कर जाते हैं, अपने आप को छोटा कर लेते हैं और अपने परिप्रेक्ष्य में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है। यानी अपने ही एरिया में, स्तर में कहें या परिक्षेत्र में कहें, कि ये अपने परिक्षेत्र में एक 3 आवरण का प्रस्तावित करते हैं, कठोर आवरण का। यानी कि ये 3 लेयर जो होता है, ये अपने चारों तरफ में बनाते हैं, ताकि ये कठोर से कठोर बन सके। और बाहर में जो एडवर्स कंडीशन कहा गया है, एडवर्स कंडीशन करने का मतलब विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति को इंग्लिश में एडवर्स, ठीक है, कंडीशन बोला जाता है। सभी बच्चे, अगर आप लोग एग्री करेंगे तो करना क्या है हम लोगों को, कि चैप्टर वाइज जैसे ही खत्म होता है तो न सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी से जुड़े हुए सवाल जवाब को करें, एनसीईआरटी का एक ब्लूप्रिंट भी होता है जिसमें 40-50 सवाल होते हैं। तो एनसीईआरटी किताब में जो 12-13 सवाल होते हैं, वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा कि आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो ब्लूप्रिंट होते हैं, ठीक है, जिसमें 40-40 सवाल होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और हम लोग उसको एमसीक्यू के तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस अध्याय से पिछले 5 साल, 7 साल, 6 साल, 8 साल में नीट में कहां कहां से सवाल पूछा गया है, ये भी मैं आपको क्लास के डिस्कशन में इंक्लूड कर दूंगा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ सर ऐसा आप कीजिए, तो एक बार के लिए अगर हो सके तो एफर्मेशन कर दीजिए, यस, ठीक है। मैं जरा सा, एक मैसेज है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जरा सा एक बार रिप्लाई कर दूं, या दे आर रियली सपोर्टिंग अस, ठीक है। ठीक है, तो तो अगर किसी भी विषम परिस्थिति में कोशिकाएं जो होती हैं, खासकर अमीबा, अपने बाहर में 3 लेयर तक को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये कठोर हो जाते हैं। कठोर होने के साथ साथ में क्या हो जाते हैं, कि अपने बाहर के जो इन्वायरमेंट होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो उसको अमीबा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और इसको हम लोग पुटी या सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। ये आपका पुटी भवन जो है, ये आपका जो बन फॉर्मेशन हुआ है, उसको पुटी भवन कहा जाता है। चलिए मैं इसको जरा सा हटा देता हूं, ताकि जो लिखी हुई चीजें हैं वो साफ हो जाए। अनुकूल परिस्थिति को के पूर्णागमन पे, यानी कि फिर से जब आपका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, विषम परिस्थिति को एडवर्स लिखें, ठीक है। हम लोग क्या बोले थे कि साथ साथ में थोड़ा बहुत इंग्लिश भी चलते चलेंगे, और अनुकूल परिस्थिति को हम लोग लिखते हैं फेवरेबल। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, तो क्या करते हैं कि पुट्टीकृत अमीबा, जो सीस्ट के अंदर में जो आपके पुट्टी बना हुआ था अमीबा का, वो बहुखंडन विधि द्वारा विभाजित होता है, और अनेक सूक्ष्म अमीबा तथा बीजाणु अभिभाग, ठीक है, उसमें आपके ये उत्पन्न करते हैं, जिसको हम लोग स्यूडोपोडियो स्पोर्स बोलते हैं। तो अमीबा है, विषम परिस्थिति में इसके चारों तरफ पुटी का सिंथेसिस हुआ। पुटी के सिंथेसिस या निर्माण के बाद में जैसे ही स्थिति ठीक होती है, तो फिर ये कई सारे छोटे छोटे अमीबा में टूटते हैं, और इस तरीके से ये अपना प्रजनन या जनन कर रहे होते हैं। क्लियर है। यहाँ के बाद में पुटी की भित्ति के
के फट जाने से ये जीवाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचन करते चले जाते हैं। यानी कि ये जितना भी डिवीजन हुआ है, अमीबा का जितना भी डिवीजन हुआ है, ये सब पुटी के ही अंदर में हुआ है। यानी कि एक अमीबा टूट करके कई सारे अमीबा में पुट्टी के अंदर में टूटते हैं, और अंत में क्या हो जाता है कि ये बाह्य पुट्टी जो है ये भी टूट जाते हैं, और सारे के सारे अमीबा फ्री होकर के अपने आसपास के क्षेत्र में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ये अलैंगिक जनन का एक तरीका था जो अमीबा के बारे में जो आपको बताया गया कि किस तरीके से कनिका है, ठीक है, कलिका है, द्विखंडन विधि है, इसके अलावा भी आपके ऑर्गेनिज्म किस तरीके से जनन कर रहे होते हैं। ये इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं, और अभिप्रक्रिया जो बीजाणु जनन कहलाते हैं, जो भी आपके छोटे छोटे टुकड़े बने हुए होते हैं अमीबा के, उसको हम लोग बीजाणु जनन, या इस पूरे प्रोसेस को बीजाणु जनन हम लोग कहते हैं। नॉट स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ अमीबा, बल्कि पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बीजाणु जनन कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग फंजाई जगत में, फंगस या फंजाई जगत में के जो सदस्य होते हैं तथा साधारण पादप जैसे शैवाल, अलगी जो होते हैं, विशेष अलैंगिक जननीय संरचना द्वारा जनन करते हैं। और आपको यहाँ पे इन चीजों के बारे में 1.3 में दिखाया गया हुआ है। कैसे है? इन संरचनाओं में अत्यंत ही समान संरचना अलैंगिक चल बीजाणु है, जिसको हम लोग जू स्पोर्स बोलते हैं। चल बीजाणु जिसको हम लोग जू स्पोर्स बोला गया है, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचनाएं होते हैं। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखिएगा, तो माइक्रोस्कोप में देखिएगा कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं बार 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 बार। आप इसलिए इसको जूस्पोर बोला गया कि उनके अंदर में ऐसी संरचना पाई जाती हैं जो छोटे छोटे सेल्स को आगे बढ़ने में या मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो आपके फंगस हैं, फंजाई बोलिए, फंगस बोलिए, या शैवाल बताइए, जो आपके चल बीजाणु कहने का मतलब है, आप दो पार्ट इसको कर लीजिए, या दो भाग में अगर हम लोग देखें कि ऐसे बीजाणु जो चल सकते हैं, अपने पोजीशन या अपने स्थान को बदल सकते हैं, ऐसे बीजाणु को हम लोग चल बीजाणु बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बीजाणु जनन, ठीक है, चल बीजाणु, इस तरह के टर्म्स को आपको याद रखना है। और वही जो एमसीक्यू है, वो आपको आपसे पूछा जाएगा कि प्रजनन की प्रक्रिया फंजाई में किसके माध्यम से होती है। अब उसमें चार ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा चल बीजाणु जूस्पोर्स के थ्रू, तो आपको आंसर जूस्पोर्स पे लगाना होता है। अन्य समान अलैंगिक जनन संरचनाएं जिसको हम लोग कॉनिडिया बोलते हैं, जिसको हम पेनिसिलम, पेनिसिलम आप देखेंगे कि यहाँ पे डला हुआ है, पेनिसिलम है, कलिका है जिसमें हाइड्रा है, और जेम्यूल्स जिसमें स्पंज जो होते हैं वो सारे आते हैं आपको यहाँ पे। पेनिसिलम, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, पेनिसिलम, ये बार बार आगे चला जा रहा है, मुझे लगता है कलम को फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, पेनिसिलम है, स्पॉन्जेस हैं और हाइड्रा है। इनमें अलग अलग तरह से आप देखिएगा कि इसमें बर्ड सिंथेसिस हो रहा है, स्पॉन्जेस में भी आपके सेल सिंथेसिस हो रहे होते हैं, यहाँ पे माइसेलियम या स्पोर्स का बनना होता है, और ये वापस से एस्कोकार्प्स हैं, या आप आगे और भी पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन वाले में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिएगा कि किस तरीके से जो स्पोर्स होते हैं वही आपके अलग अलग तरह के लेवल पे जाकर के डिवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप विचार करते हैं या आप देखिएगा कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। या कायिक जनन क्या होते हैं, ऐसा आप सोचिएगा कि कायिक जनन जो अपने जैसे ही संतति को प्राप्त कर रहे होते हैं, कि क्लोन शब्द जो है वो कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है। यानी कि अगर आप एक ही कोशिका को तोड़ करके दो बिल्कुल बराबर बराबर की कोशिकाएं जो पहले वाली कोशिका से मिलते जुल रही थी, इसलिए इसको काया या कायिक बोला जाता है। हमारी क्या होता है, हम बोलते हैं हमारी काया है, काया हिंदी में बोलते हैं कि बिल्कुल मेरे जैसा ही देखने में है। इसलिए जो जनन होने के बाद अगर दो संतति एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, तो इस तरह का हम लोग कायिक जनन बोलते हैं। और ऐसे में क्लोन शब्द वर्ड जो है वो कायिक जनन के लिए यूज किया जाता है। क्या हम लोग इसको सही मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, आगे के डिस्कशन में हम लोगों को पता चलेगा। जब जंतुएं तथा अन्य साधारण जीवों में
इसको मैं जरा हटा दूं, ठीक है, और मैं ले लूं अपना लेजर पॉइंटर। यस, जब जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। ठीक है, जंतु में और साधारण जीवों में, जंतु में कौन कौन आ जाते हैं? ठीक है, जो साधारण सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिनमें गैमिट बन रहा होता है, हम लोग वहां पे अलैंगिक जनन का उपयोग नहीं करते हैं। अलैंगिक जनन हम लोग जंतु और पादपों में बहुत आराम से यूज करते हैं। अगर आप ये आलू के इस पे देखिएगा, तो आलू के भी ऊपर में देखते हैं कि जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स होते हैं या बर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, कलिका पाए जाते हैं। अगर आप इसको तोड़ करके जमीन में लगा दीजिएगा, तो देखिएगा कि आराम से ये जो है वो ग्रो करना या बड़े पौधों में बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप अदरक का एग्जाम्पल देखते हैं, तो अदरक में नोड्स पाए जाते हैं। नोड्स कहने का मतलब देखिए, ये एक नोड है, ये एक नोड है। अगर आप इसको निकाल कर वापस से जमीन पे जाड़िएगा, गाड़ दीजिएगा, तो देखिएगा कि ये फिर से अदरक का पेड़ निकलने लग जाएगा। ठीक उसी तरह से आपके पास पत्थर चट्टा है, कई सारे और भी जीव हैं जिसमें आपको जलकुंभी वगैरह आता है। ये सब देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये सारी विधियां, ये जिन जिन जीवों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी विधियां अलैंगिक जनन के तौर पे यूज किए जा रहे होते हैं या अलैंगिक जनन पे यूज किए देखने में मिलता है। पादपों में कायिक ये प्रवर्धन जो है की इकाई, जैसे उभरी भूस्तारी, जिसको सर, और प्रकंद में सरजोजम, ठीक है, शकरकंद बल्ब, भूस्तरी ऑफसेट, ठीक है, ये सारे ऐसे ऐसे पार्ट हैं जिसको अगर आप निकाल करके जमीन में गाड़िएगा तो वो वापस से ग्रो करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो पहले हम लोगों ने देखा है, इसके पहले वाले स्लाइड में, उनमें वो जीव आ रहे थे जिनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, और यहाँ पे वो जीव आ रहे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और उनके अलग अलग पार्ट को यहाँ पे यूज किया गया हुआ है ताकि हम उनसे जनन की प्रक्रिया ले सके। सभी नई संतति पैदा करने में सामर्थ्य रखते हैं, जैसा कि चित्र 1.4 में आपको दिखाया गया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, सर, प्रकंद, सरजोजम, शकरकंद, बल्ब, ठीक है, ऑफसेट्स होते हैं, इन सारी चीजों को यूज किया गया हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध, या हम लोग इसको बोलते हैं प्रोपेग्यूल। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको अलैंगिक जनन ही कहेंगे। ये संरचना जैसे कायिक जनन में, जैसे यहाँ पे देख लो, आलू है, आलू के ऊपर में आई बर्ड निकला हुआ है। अगर ये बर्ड या ये कायिक जनन के तौर पे अगर कलिका को निकालो और जमीन में डालोगे, तो ये दूसरा जो आलू बनेगा वो भी लगभग देखने में एक जैसा ही लगता है। ठीक है, चूंकि इसमें किसी भी तरीके के दो तरीके के माँ बाप या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको मैंने कल बताया था कि किसी तरह का गैमेट, युग्मक का फ्यूजन होना, ठीक है, तभी जाकर के उसको लैंगिक बोलते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का युग्मक का फ्यूजन नहीं हो रहा है, और सिर्फ इन बर्ड्स को निकाल के जमीन पे डालने पे ही ये पूरे के पूरे पेड़ में डेवलप कर सकते हैं, इसलिए ये अलैंगिक जनन के ही अंदर में आते हैं। कुछ जावा में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाए, ठीक है, तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो सकता है, और जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जिसमें आपके हाइड्रा आते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और हर छोटा टुकड़ा जो होता है वो मैच्योर होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू करता है, जिसका आपका फ्लैटवर्म एग्जाम्पल है। चपटा जो वर्म होता है, वो भी कीवी जो होता है, वो भी उसके एक एग्जाम्पल में आते हैं कि अगर उनके भी बॉडी के कई सारे छोटे टुकड़े कर दिए जाए, तो वो हर कोई मैच्योर करके वापस से एक नए जीव का निर्माण करेंगे। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसमें पुनरुद्ध भवन, जिसको हम लोग पुनरुद्ध भवन कहते हैं, यानी कि रिफॉर्मेशन का है, जहां से आपके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फिर से नए जीव बनाने में उपयोग किए जा रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है कि मैंने जैसा आपको पहली क्लास में भी बताया था कि शुरू के एक दो चैप्टर ऐसे हैं बायोलॉजी के जिसमें डिस्कशन ज्यादा है, आपके पास में प्रैक्टिकल बेसिस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशनल बेस है। मैंने ये भी बताया आपको कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के चैप्टर्स आपको मिलेंगे, एक होता है मेमोरी बेस्ड और एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, मैं भी जब इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने उसमें सुना कि सर कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि सर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है,
ठीक है, ये याद रहना नहीं रहना ये दोनों ही ये होता है। लेकिन आपके साथ क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चैप्टर्स होंगे वो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में भी आपको हेल्प करेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं इसमें या तो 100% होगा या 0% होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है शुरू के 2 3 4, ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स हैं जिसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे ये होता है। ठीक है, आपने अनिश्चित तौर पे जलाशयों में महाविपत्ति जिसको वाटर हायासिंथ कहा जाता है या बंगाल के आतंक के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसको आप पेड़ में या पानी में पनपते हुए आप देखे हैं। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से हम लोग सब लोग, आप यूपी से हैं, मैं बिहार से हूँ, हम लोगों ने जलकुंभी का नाम सुना है क्या? आयुष, हर्ष, फातिमा, क्या आपने जलकुंभी का नाम सुना है? आप कमेंट में भी बता सकते हैं या फिर अपना हाथ भी उठा सकते हैं। जो तालाब में हरा हरा रंग का पेड़, एकदम चिकना पत्ता वाला पेड़ होता है तालाब में, या रुका हुआ जो पेड़ पानी होता है वहां पे ये पाए जाते हैं। यस। क्या आपके यहाँ जलकुंभी ही बोला जाता है या उसको कुछ और भी बोला जाता है? कुंभ भी बोला जाता है, जलकुंभी भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, उसको जलकुंभी ही बोला जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी जलकुंभी बोलते हैं। तो आपने उन पेड़ों का देखा होगा। उन पेड़ों की खासियत या खराबी क्या है, ये सुन करके बहुत आश्चर्य लगेगा आपको कि ये कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप और वाटर हाइसिंथ होते हैं। ये ऐसे पेड़ हैं जो सिर्फ पानी में ही पैदा होते हैं और ठहरे हुए पानी में पैदा होते हैं, चलता हुआ पानी में नहीं। इसका भी कारण क्या है मैं बताता हूँ। जो ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार होता है जिसको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, हर्ब्स नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं खरपतवार, मतलब जंगली पेड़ पौधा है, इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है। ये जो पेड़ है जिसको हम लोग पादप बोल रहे हैं, नॉर्मली ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन रेस्पिरेशन के लिए पानी में से जितना भी ऑक्सीजन है वो खींच लेते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप मछलियां जो होती हैं वो वहां उसके आसपास में मर जा रही होती हैं। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य लगेगा या रोचक भी लगेगा कि यह पादप भारतवर्ष में आगमन मात्र एक सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियों के कारण हुआ था। इसको एक गिफ्ट किया गया था भारत को। जो जलकुंभी है उसके पत्ते का रंग, उसके पत्ते का जो शेप होता है बहुत सुंदर लगता था, इसलिए ये गिफ्ट किया गया था। लेकिन इसके पीछे भी साजिश था, ताकि पानी को पॉल्यूट कर दिया जाए। ऐसा पानी जिसमें कोई वाटर डिफ्यूजन डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत कम हो। इस साजिश के तहत ये भारत को गिफ्ट किया गया हुआ था। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये फिर से, यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है। ये पेड़ है, बड़े पेड़ हैं, जिसमें देखने में ऐसा लगता होगा कि इनका अपना परागकण होगा या एग्स होंगे जिसके फ्यूजन से ये ग्रो करना चाहिए, लेकिन ये उससे ग्रो नहीं करते हैं। जैसे स्पोर्स वगैरह जो आपने जू स्पोर्स वगैरह पढ़ा था, उसके थ्रू ये ग्रो करते हैं और बहुत तेजी में ग्रो करते हैं। अगर ये ठहरा हुआ पानी नहीं है, चलता हुआ पानी रहेगा, तो इनके जितने भी स्पोर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैलना शुरू कर जाएंगे, और सिंगल और एक दो स्पोर जो होता है वो जो नॉर्मली ग्रो नहीं करता है। लेकिन जब ठहरे हुए पानी तालाब में जब इनके स्पोर्स गिरते हैं तो वो एक साथ ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो कम से कम समय में ही पूरा का पूरा जलाशय पे ये फैल जाते हैं। अगर आप देखिएगा कभी ऐसा लगेगा कि एक तालाब है, सूख गया था गर्मी में, फिर जैसे ही बारिश हुई तालाब में पानी बढ़ा, तब तक वहां पे बारिश वारिश में तब तक वहां पे कुछ भी नहीं उपलब्ध था। लेकिन आप देखेंगे 2 3 दिन के अंदर में ही पता नहीं कहां से वो इतने सारे पेड़ चले आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो पूरे के पूरे पानी में जितना भी डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन होता है वो खींचते हैं, जिसके चलते वाटर क्वालिटी, पानी की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, न सिर्फ साधारण किसी और यूज के लिए बल्कि उस पानी में पाए जाने वाले जीवों के लिए भी उन पानी की गुणवत्ता जो होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, तो आप जलाशय को ढक देते हैं, इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। नॉर्मली क्या होते हैं,
इससे जो वीड्स बोला जाता है, इससे छुटकारा बहुत मुश्किल से मिल पाता है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहलिया, पेड़ फूल का जो होता है, ऐसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आप लोगों को पता है कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डालिया, इन सबको कैसे ग्रो कराया जाता है? हाँ या ना? आप में से कोई ऐसा है जो किसान घर से है, जिनके घर में खेती होती है? बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। हर्ष, बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है, आयुष एंड फातिमा, डू यू नो दैट के हाउ व्हाट इज द प्रोसीड्यूर, व्हाट आर द प्रोसीड्यूर फॉर पोटैटो, शुगर केन, बनाना, ठीक है, जिंजर एंड डालिया? ठीक है, आप देखेंगे कि इन पेड़ पौधों का खेती किस प्रकार किया जाता है। जैसे आलू के कंद पर स्थित कलिका, जैसे आपने पीछे वाले पेज में अगर हम लोग जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर आलू है, तो उसके बॉडी पे या उस पे कलिका उगी हुई थे। इन कलिकाओं को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इनको एक जगह पे जमा किया जाता है, और फिर इन कलिकाओं को ही जमीन में रोपने का काम किया जाता है, जिसको हम आंख भी बोलते हैं। केले और अदरक के प्रकंद, ठीक है, केला का जो थम होता है, जब आप उसके अंदर चलते चले जाएंगे, तो उसके अंदर में प्रकंद होता है। प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है। आप देखेंगे कि केले के थम में से भी छोटा सा एक पेड़ निकल जाता है। तो हम लोग इसको इंग्लिश में सक्कर बोलते हैं। सकर, सक करना मतलब खींचने वाला। तो पेड़ा केला का जो अगर आपको पेड़ निकालना है, तो अगर आप देखेंगे कि केले के पेड़ का बीज नहीं होता है, हम लोग उसको पार्थेनोकार्प बोलते हैं। आप में से कौन ऐसा बच्चा है जो केला खाया है उसके अंदर में बीज था? कोई ऐसा बच्चा जो केला खाया और उसमें बीज मिला है आपको, और आप बीज को करके ऐसे फेंक दिए और केला तब खा रहे हैं, जैसे आम में होता है, जैसे लीची में होता है? ठीक है, तो पार्थेनोकार्प वैसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग सीडलेस फ्रूट बोला जाता है, जिनके फ्रूट सीडलेस होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स। तो आप समझिए हर्ष, आपने खाया है बीज वाला केला? तो सीडलेस फ्रूट्स बोला जाता है। सीडलेस फ्रूट्स होने का मतलब है कि अगर उनमें सीड नहीं है, तो जर्मिनेशन कैसे होगा फिर? बीज नहीं है, तो फिर वो दूसरे पौधा को कैसे बनाएंगे? तो उन्हीं के पेड़ में प्रकंद पाया जाता है, जिसको हम लोग सकर बोलते हैं। और उनके थंब में से, केले के थंब में से हम लोग उसको निकाल करके और फिर दूसरा पेड़ को या जमीन में उसको गाड़ करके दूसरा पेड़ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हर्ष, इट्स ओके, इट्स ओके, नो नीड टू बी सॉरी अबाउट। ठीक है, तो उसको निकाल करके दूसरे जगह जमीन में गाड़ करके और तब यूज किया जाता है। ये भी आपका एक तरीका है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यह एक अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है, जिसके थ्रू आप इन सारे पेड़ों को उगा रहे होते हैं। अगर आप ध्यान से अगर इन सारे पौधों के बारे में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि विकसित होने वाले पादपकों या प्लांटलेट, प्लांटलेट होता है मतलब छोटा छोटा पेड़ जो उगा हुआ होता है, उसकी बात करें, तो उनके उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने पे प्रयत्न करेंगे, तो आप यह पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादों का रूपांतरित स्तंभों में से उपस्थित प्रसर संधियां, जिसको हम लोग नोड्स बोलते हैं, ये उपलब्ध होते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो नॉर्मली आप देखिएगा, जैसे अदरक है, ठीक है, तो अदरक में देखिएगा कि इस तरह से नोड्स पाए जा रहे होते हैं, गांठ पाया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि अदरक है, गांठ दे दीजिए, 50 ग्राम दे दीजिए, इसमें से एक गांठ को अच्छे से तोड़ करके अच्छे से पीस करके फिर हम लोग चाय वाय में डालते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि ये जो गांठ होता है, इसको निकाल करके अगर आप जमीन पे डालें, चाहे कलिका है केला ये आलू में जो कलिकाएं हैं, अगर आप उनको भी निकालेंगे, तो वो भी आराम से ग्रो कर जाते हैं। ये ये पर्व संधियां, या हम लोग जिसको नोड्स बोल रहे होते हैं, अगर इनको नमी युक्त मृदा यानी मॉइस्चर कंटेनिंग, ठीक है, मॉइस्चरस सॉइल में, सॉरी, मॉइस्चरस सॉइल में अगर आप इसको डालिएगा, नमी युक्त मृदा कहने का मतलब है ऐसा मिट्टी जिसमें पानी उपलब्ध है, ठीक है, अथवा जल के संपर्क में आते इनके मूल या रूट्स या नए पादप उत्पन्न होने लग जाते हैं। अगर आप इनको किसी भी पानी में, ठीक है, अच्छे पानी में, या फिर आपके मॉइस्चरस सॉइल, मॉइस्चर कंटेनिंग,
ठीक है, सॉइल में या मिट्टी में अगर आप डालते हैं तो देखिएगा कि तुरंत में उसके अंदर में जड़ निकलना शुरू हो जाता है। अगर मेरे ख्याल से आपके घर में अगर कोई गमला हो या आपके आपके घर के आसपास में अगर मिट्टी है, तो आप क्या करो कि बाजार से अदरक लेकर के आ जाओ। 50 ग्राम 100 ग्राम अदरक लेके आ जाओ और इनमें जितनी भी गांठें हैं उसको तोड़ करके क्या करना है, सॉइल में डाल दीजिए और उसको पानी पटाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि छोटी सी जो एक गांठ है वो एक कुछ समय के अंदर में बड़ा गांठ बनने लगेगा और उसमें से फिर से पेड़ निकलने लग जाएंगे। ये एक नए जनन का विधि है, नया जनन हुआ है, लेकिन इनमें किसी भी तरीके के गैमिट का और युग्मक का फ्यूजन नहीं हुआ है। इसलिए फिर हम लोग इसको वापस से अलैंगिक जनन के अंदर में पढ़ना या अलैंगिक जनन के अंदर में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंतिम 15 मिनट में या 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को माइक ऑन किया जाए ताकि आप लोगों से बात कर सकें। ठीक इसी तरह से पत्थर चट्टा, जिसको हम लोग ब्रायो फिल्म फिल्म बोलते हैं, इनके पत्ती में कटे किनारों से अ ये अपस्थानिक या फिर हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे जो पत्थर चट्टा का जो पेड़ होता है उनकी पत्ती पे देखिएगा कि यहां से फिर एक नया पत्थर चट्टा का पत्ती निकलने लग जाएगा, फिर एक नया पत्थर चट्टा निकलेगा। सेम चीज कैक्टस में भी होता है। ठीक है, कैक्टस के भी पेड़ में आपको दिखाई दे रहा होता है कि ये इस तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके अलैंगिक जनन के एक एग्जाम्पल्स या एक उदाहरण में से हो रहा होता है। तो माली लोग जो है इसका बहुत फायदा उठाते हैं। माली लोग और किसान पादपों के इस गुण का सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए इन पादपों का बड़े पैमाने में प्रवर्धन करते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। कुछ लोग सेल भी करते हैं, कुछ लोग प्रवर्धन भी कर रहे होते हैं। ध्यान देने योग्य और सबसे रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि होती है। तो आप जितने छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, हाइड्रा की बात करें, इन सब में अलैंगिक जनन का, चाहे वो द्विखंडीय विधि हो, कलिका के थ्रू हो, ठीक है, बहुत सारे विधि जो मैंने आपको पीछे बताया है, उन सारे विधि को बात करें तो यही सामान्य विधि है जिसके थ्रू करें। जबकि पादपों में यानी पेड़ में अलैंगिक जनन के साथ साथ में लैंगिक जनन भी होता है। उनमें जो पुष्प या फ्लावर पाया जा रहा होता है उनमें भी गैमिट्स पाए जा रहे होते हैं। जब वो सीड बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, सीड बनाते हैं, तब फिर जाकर के वो लैंगिक जनन के थ्रू भी अपने आप को जनन कर सकते हैं। तो पादपों में या बड़े पादपों में ये दोनों ही तरह की सुविधाएं अवेलेबल होती है। लेकिन जब हम छोटे और साधारण जीवों की बात करें तो अलैंगिक जनन ही एकमात्र मेथड है जिसके थ्रू वो जनन कर रहे होते हैं। जैसे शैवाल तथा फंजाई और प्रतिकूल परिस्थितियों में आरंभन से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इसी में कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो प्रतिकूल स्थिति में लैंगिक जनन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे प्लांट के ही बारे में मैंने बताया कि प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं, टहनियां होती हैं, गांठ होते हैं, ये सारे के सारे प्रतिकूल स्थिति में अलैंगिक जनन करते हैं और अनुकूल स्थिति में अपने ही गैमेट को फ्यूज करके सीड बना करके और तब जाकर के वो जनन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक सेकंड बच्चे। ठीक है, यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल स्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। ठीक है, तो यह आपका असाइनमेंट दिया गया हुआ है कि लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है। लैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन किस तरीके से प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायता करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये जो लैंगिक जनन होते हैं वो एग के अंदर में होता है, ओवरी के अंदर में। ओवरी जो होता है वो बाहर से कोटिंग किया हुआ होता है और इसके बाहर के परिस्थितियों का इस पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है, चाहे वो तापमान हो, चाहे वो बारिश। तो प्रतिकूल स्थिति में अगर हम गैमिट की बात और युग्मक की बात करें तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं ओवरी के अंदर में। इसीलिए वो प्रतिकूल स्थिति में वो सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न कर लेते हैं, ताकि वो कि उनपे किसी भी बाह्य वातावरण का उनपे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ रहा होता है। हम लोग अगला अध्याय जो है या इसके बाद वाला जो क्लास है वो लैंगिक जनन पे ही है, इसलिए हम लोग उसको बहुत ज्यादा डिटेल में अभी
हम लोग नहीं जाएंगे। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां, जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट में दोनों पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों। अगर आप गुलाब के फूल के डाल को तोड़ के जमीन पर डालेंगे तो वो ग्रो कर जाता है। गुलाब के फूल को जब देखते हैं तो उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं, तो उनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही वहां पे पाए गए होते हैं। दोनों और अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है। दूसरी ओर अधिकांश, दोनों और बोल रहा हूं, दूसरी ओर जंतुओं में अगर हम अपनी बात करें, हायर ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स की बात अगर हम करें, तो जनन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंगिक विधि से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही थ्रू सिर्फ हो रहा होता है, उसमें अलैंगिक जनन हमारे में नहीं होते हैं। तो ये था टॉपिक अलैंगिक जनन, छोटा सा एक टॉपिक था जिसको कल और आज हम लोगों ने सम अप करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो ये कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया है किसी भी भाग का, तो आप चाहें तो मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आयुष शुक्ला को अनम्यूट करना चाहता हूँ। आयुष शुक्ला, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है, आपको समझ में आया है, तो सिर्फ हाथ उठा दीजिए या यस सर बोल दीजिएगा तो भी समझ में आएगा। ठीक है आयुष, अगर आयुष नहीं अभी ये कर पा रहे हैं तो मैं हर्ष से सवाल लेना चाहता हूँ, या हर्ष अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके अपने आप से। आयुष, आयुष ने हाँ अनम्यूट किया। आयुष, समझ में आया है अलैंगिक जनन का? यस सर, समझ में आया। चलो, थैंक यू सो मच। आप आज का असाइनमेंट है कि 1.2 जो है वो आप स्पॉटलाइटेड वीडियोस प्रिंटिंग, आयुष शुक्ला। ठीक है, दूसरी चीज है हर्ष, अगर आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। समझ में आया है तो। और आज का असाइनमेंट है कि 1.2 को थोड़ा सा रीडिंग दे करके आइएगा। हर्ष डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, फातिमा ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो पाई, फातिमा भी चली गई। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये सेशन को यहाँ पे ये करते हैं। हर्ष, आवाज आ रही है? हर्ष, आवाज आ रही है? हर्ष बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, समझ में आया है आज की यस क्लास? सर। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। आप लोग सभी लोग जो हैं वो कोशिश कीजिएगा कि 1.2 टॉपिक जो है उसको जरा सा रीडिंग दे लेने के लिए। तो आज के लिए काफी है, कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।